किसका पैसा है प्रधानमंत्री को पता लगाना चाहिए किसका है, और देश को ये पता चलना चाहिए है किसका पैसा। सुन रहे हैं कि विदेशों के अखबारों में खबरें छपी है भारत के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है, भारत सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। ऐसी खबरें जब विदेशों के अखबारों में छपती है तो दिल को जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि इस तरह से लोग सामने आ जाएंगे और उनका जो भ्रष्टाचार है, उनका जो गुंडागर्दी है, उनकी जो दफंगई है अपने देश के अंदर, इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से चैलेंज करने का एक वो बन सकता है, जरिया बन सकता है। इसीलिए बीजेपी की बौखलाहट सामने आ नहीं, लोग डरे हुए हैं सही मायने में। और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तभी से हम लोगों ने तय किया था, लालू जी, नीतीश जी, कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और ये आज देखिए ठीक 1 साल बाद, ठीक अगस्त नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 26 राजनीतिक दल एकजुट हुए, महागठबंधन किया गया, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। और आज देखा जाए इस महागठबंधन की एक और अहम बैठक है। 31 अगस्त के दिन महाराष्ट्र के मुंबई में बैठक हुई, तो वहीं आज 1 सितंबर के दिन भी इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां दी जा रही हैं मोदी सरकार को, क्योंकि 24 में इंडिया वर्सेस एनडीए देखने को मिलेगा और बाकी के अन्य विपक्षी दल भी। तो सवाल यहां पर रहेंगे हमारे सहयोगी तुषार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। तो तुषार, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह की अब यहां पर सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है, पीएम मोदी को बड़ी बड़ी चुनौतियां दी जा रही हैं। हाल ही में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यहां पर बात रखी है कि अब बौखलाहट देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी में वो डर है गठबंधन का, और दूसरी ही तरफ डर है 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं सीटों में यहां पर देखा जाए तो घटती हुई नजर ना आए। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या मोदी सरकार में या फिर बीजेपी खेमे में वो हलचल वाकई में अब तेज हो चुकी है? जी बिल्कुल, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसको देखते हुए जिस तरीके से एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया, वो बिल्कुल ही यहाँ पर मोदी सरकार में हलचल पैदा कर रहा है। उसका आप कैसे जान सकते हैं? उसको आप इससे जान सकते हैं कि जिस तरीके से अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जल्दी लेकर आ सकती है। और अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो चुनावों का जो असली वक्त है उससे पहले ही चुनाव दिसंबर में ही कराए जा सकते हैं। आप देखिए, जब पहली पटना में बैठक हुई तो 16 दल थे, उसके बाद जब दूसरी बैठक हमारी इंडिया की बेंगलुरु में देखने को मिली तब 26 थे और अब 28 दल हो गए हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर दलों का इजाफा हो रहा है, महागठबंधन जो ये बन रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि 9 सालों में अब जाकर एनडीए की मीटिंग पहली बार, यहाँ पर 9 सालों में पहली बार मैं कहूँगा यहाँ पर एनडीए की मीटिंग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी पड़ी और उनको सामने आकर ये पहली शब्द ही उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतने 9 सालों में आपके साथ अब मैं मीटिंग कर पा रहा हूँ। तो ये साफ साफ दिखाता है कि वो डर चुके हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं हल्का सा डर ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन बन रहा है और वो बड़ा बनता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खेमे को जो है वो ज़रूर यहाँ पर टक्कर दे सकता है। और यही वजह है कि जिस तरीके से आज भी जो वहाँ पर मीटिंग चल रही है, वो बात अलग है कि उनको लेकर भी एक बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि शीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, कौन प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होगा, आपका लोगो क्या होगा, आपका झंडा क्या होगा, आपके साइन क्या होंगे, उसको लेकर भी धीरे धीरे किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या होगा, क्या समीकरण बनेगा, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर महागठबंधन की जो राजनीति हो रही है वो बेशक ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हिलाती हुई नजर आ रही है। आखिरी सवाल रहेगा तुषार, जिस तरीके से 1 नेशन और 1 इलेक्शन की जो बात कही है, अब इसको देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति और दूसरी ही तरफ गठबंधन, और जिस तरीके से आपने सीटों के बंटवारे को लेकर बात कही है, जो मांगे की जा रही है हर एक दल की तरफ से, कैसे देख रहे हैं आप? क्या विपक्षी दलों के लिए इतना आसान रहेगा एनडीए को चुनौती दे पाना? आपको लगता है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार या फिर नहीं?
देखिए अभी इस पे रिजल्ट मतलब ऐसा कुछ कहना मुझे नहीं लगता सही होगा, क्योंकि अभी सही वक्त आने पर वो पता चल जाएगा। जब इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आएगा, तब जो भी चुनाव के नतीजे होंगे वो जनता के सामने होंगे। लेकिन इंडिया का जो ये गठबंधन बन रहा है वो मजबूत जरूर है, लेकिन एनडीए का खेमा कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने पहले भी देखा और ये हम अभी भी देख रहे हैं किस तरीके से वो चुनाव डेट से पहले ही चुनाव कराने की तैयारी में समय लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की खेमे में डर तो है, लेकिन वो जीतने के लिए भी यहाँ पर जो चीजें हैं, मतलब हथकंडे हैं, वो कुछ भी अपना सकते हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि वो उन्हें टक्कर दे पाएंगे या नहीं। बेशक यहाँ पर टक्कर की जो फाइट होगी वो टक्कर की तो होगी, लेकिन एनडीए भी यहाँ पर जो है वो कमजोर नहीं है। आखिरी ये सवाल और बनता है तुषार की, जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दे उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है, गौतम अडानी का मुद्दा हो, चाहे बेटियों का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा ही क्यों ना हो, आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर मोदी सरकार इनके चलते डिफीट खा सकती है? जी देखिए, डिफीट तो वो नहीं खाएगी, इन मुद्दों के चलते तो नहीं खाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि उनके वोटों में जो इजाफा है काउंट में, वो थोड़ा कम हो सकता है, वो नीचे गिर सकता है। लेकिन क्योंकि हमने किसान आंदोलन के समय में भी देखा क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, थोड़े बहुत वोट कम हो गए, लेकिन आई तो मोदी सरकार ही। तो यहाँ पर भी अभी यही होना है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा मतलब जो चैलेंज है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फेस करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि तुषार ने यहाँ पर जानकारियां दी हैं, अब देखना ये होगा कि 24 में आखिरकार क्या कुछ होता है। लेकिन आपको हमारी एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि विपक्षी दल कैसे यहाँ पर पीएम मोदी को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरा। Stop an investigation. The Prime Minister can. With regards to the India alliance, this is a national issue. This is not an issue of any one party. This is a national issue. This is an issue that affects India's reputation. Right? Especially because now there is the G20 taking place, and India's reputation and the Prime Minister's reputation is on the line. There are 20 guests coming, and right in front of them, two of the biggest financial dailies in the world have said that the Prime Minister is involved with Mr. Adani. एक सवाल नहीं, इशू एक ही है। इशू ये है कि आज हिंदुस्तान में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अदानी जी हैं, वो हिंदुस्तान के कोई भी एसेट को खरीद सकते हैं, चाहे वो धारावी हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, सीमेंट कंपनी हो, डिफेंस कंपनी हो। मैंने अपने भाषण में कहा था प्रधानमंत्री फॉरेन टूर पे जाते हैं, अदानी जी उनके साथ जाते थे, उसके एकदम बाद उनको अदानी जी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। तो सवाल लेवल प्लेइंग फील्ड का है। सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री इस प्रकार से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के सब एसेट खरीद रहा है, और क्लियरली उस व्यक्ति ने कुछ गलत तो किया है। $1 बिलियन यहां से गए हैं, किसका पैसा है, प्रधानमंत्री को पता लगाना चाहिए किसका है, और देश को यह पता चलना चाहिए है किसका पैसा। थैंक यू ब्रदर। नहीं, देखिए, हमने ये रेज किया है क्योंकि यहाँ पे G20 हो रहा है और हिंदुस्तान की रेप्यूटेशन की बात है, ठीक है। और ये बिल्कुल क्लैरिटी से बोला है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पास ईमेल्स हैं, $1 बिलियन यहाँ से गया है और वापस आया है, उसके माध्यम से शेयर प्राइस बढ़ाई गई है, और उस शेयर प्राइस के बढ़ाने से हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे गए। तो मैं तो इसको रोज उठा रहा हूं, जब भी चांस मिलता है मैं इसको उठाता हूं और हम उठाते जाएंगे। यस मैम, यस मैम, यस मैम।
maybe I think it's an indicator of a little panic. Same type of panic that happened when I spoke in Parliament House. Panic that suddenly made them revoke my Parliament membership. So I think it is panic because these matters are very close to the Prime Minister. And whenever you touch the Adani matter, the Prime Minister gets very uncomfortable and very nervous. सूर्यवंशी जी, सूर्यवंशी जी, एक मिनट, सूर्यवंशी जी. I don't think there's any difference in opinion. We are very clear. A JPC should be called, and this matter needs to be investigated. This is a matter of India's reputation, India's global reputation. That should be investigated. राहुल जी, अडानी ग्रुप की तरफ से दलील दी गई है. राहुल जी यहाँ राहुल जी इधर, राहुल आपके लेफ्ट तरफ, राहुल जी एक सवाल, एक समय. हाँ जी. देखिए, मैं दोहरा रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के रेपुटेशन का मामला है. ठीक है, हमारे सामने G20 है, यहाँ पे दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री पे डायरेक्टली सवाल उठाया गया है. एंड प्राइम मिनिस्टर शुड कम क्लीन. प्राइम मिनिस्टर शुड से यस, आई अनाउंस अ JPC, आई अनाउंस एन इन्वेस्टिगेशन इनटू मिस्टर अदानी, आई अनाउंस एन इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस, क्या नाम है उसका चाइनीज वाले का, इंडिया अलायंस एक बहुत ही फॉर्मिडेबल चैलेंजर है आज की जो सरकार है उसके लिए, और ख़ास तौर पे देश की जनता 135 करोड़ आबादी भारत देश की इस इंडिया अलायंस की छतरी के भीतर समा जाती है. इंडिया अलायंस एक ऐसा गठबंधन है, एक ऐसा परिवार है जिसमें अन्य राज्यों से आने वाले नेता, राजनीतिक दल, अन्य संस्कृति, भाषा को रिप्रेजेंट करने वाले लोग सब एकजुट होकर एक उन सब का एक संगम बनता है. और देश की जनता को इंडिया अलायंस से बहुत उम्मीदें हैं. आज की जो सरकार है उसने भारत देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरीके की बीमारियां लगा दी हैं, रोग लगा दिया इस देश को. इंडिया अलायंस से लोगों की उम्मीद है कि इंडिया अलायंस इन रोगों से भारत देश की मुक्ति कराएगा, निजात दिलाएगा और भारत को फिर से प्रगति की राह पर, उन्नति की राह पर आगे ले चलेगा. इसीलिए लोग बड़ी उम्मीद से इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के नेताओं की ओर देख रहे हैं. हमारी पहली बैठक पटना में हुई जिसमें साथ आने का एक विचार बना, एक दृढ़ संकल्प सबने मिलकर लिया कि साथ आएंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे. बेंगलुरु की जो बैठक हुई उसमें इस अलायंस के स्वरूप पे चर्चा हुई, इसका नामकरण हुआ और इंडिया अलायंस नाम का एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बना. और आज थर्ड फेज़ की जो बैठक मुंबई में शुरू हो रही है, इसमें आगे का क्या एजेंडा होगा, क्या हमारे मुद्दे होंगे, हम लोगों तक वो मुद्दे कैसे लेकर जाएंगे, आने वाले समय का कैंपेन कैसे चलेगा, उन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा अवश्य होगी. और एक बात ज़रूर है कि जैसे हमने देखा कि इस देश में पहले भी एक बार 1977 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मोर्चा बना, अलायंस बना, और उस अलायंस में देश की जनता साथ आई और उस समय की सरकार को इलेक्शन में हराया. ऐसा ही कुछ आज के दौर में हम देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, लोग देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए साथ आ रहे हैं. और साथ आकर एक अहंकारी हिटलर शाही से चलने वाली सरकार को अवश्य हार मिलेगी और देश की जनता अवश्य जीतेगी. नहीं, लोग डरे हुए हैं सही मायने में. और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी. तभी से हम लोगों ने तय किया था, लालू जी, नीतीश जी, कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे. और ये आज देखिए ठीक 1 साल बाद, ठीक अगस्त के महीने में जो है आज तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में हो रही है. तो इसके कई मायने हैं और जनता के पुकार पे लोग चाहते थे कि जो है एक सही विकल्प जो है लोगों के सामने रखा जाए. तो वो सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं, जनता की मांग पर. और हमें पूरा भरोसा है
कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है, उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। तो हम सब लोग एक हुए, अगर एक नहीं होते तो जनता हमें माफ़ नहीं करती। सुन रहे हैं कि विदेशों के अखबारों में खबरें छपी है, भारत के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है, भारत सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। ऐसी खबरें जब विदेशों के अखबारों में छपती है तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। तो इस देश के युवा रोज़गार चाहते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। इस देश के लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। वो कहाँ जाएँ? तो वो जब भी इनके पास जाते हैं तो ये तो एक ही आदमी का काम करने में लगे हुए हैं। तो ये इंडिया अलायंस जो है वो 140 करोड़ लोगों का अलायंस है, जो देश को एक तरह से तरक्की के और विकास के रास्ते पर लेके जाएगा। सर, इसमें एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि जो अलायंस को बढ़ती पसंदी मिल रही है, पॉलिटिकल पार्टी में मिल रही है, आम जनता से सहयोग मिल रहा है, एक अच्छे से ये सारा अलायंस आगे जा रहा है, लेकिन बीजेपी की बौखलाहट वैसी बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो साफ साफ जाहिर है, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से लोग सामने आ जाएंगे और उनका जो भ्रष्टाचार है, उनका जो गुंडागर्दी है, उनकी जो लफंगई है पूरे देश के अंदर, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से चैलेंज करने का एक वो बन सकता है, जरिया बन सकता है। इसीलिए बीजेपी की बौखलाहट सामने आ रही है। आपने देखा कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने यहाँ पर बीजेपी की बौखलाहट पर बातचीत की है। अब देखते हैं कि आखिरकार मोदी सरकार यहाँ पर इस चुनौती का सामना कैसे करती है, क्योंकि गले की फांस तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी बने हुए हैं पीएम मोदी के लिए। देखते हैं कि आखिरकार 24 में नतीजे क्या कुछ सामने आते हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? इस बार महागठबंधन इंडिया या फिर एनडीए सत्ता में होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।